हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। इस वीडियो में जल के संदर्भ में जिन बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा वो है जल के स्रोत, भौम जल स्तर में कमी के कारण जल प्रबंधन तथा पौधों पर जल की कमी का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, जब हम जल के स्रोत के बारे में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो चित्र उभरते हैं वह क्या होते हैं? समुद्र, नदी, झील, तालाब, ये सारे चित्र हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं। यानी नदी, झील, तालाब ये सब जो है हमारे लिए जल के स्रोत हैं। इनके अतिरिक्त भी भूमि के अंदर भी जल का एक भंडार विद्यमान है जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। इसके साथ ही साथ ध्रुवीय क्षेत्रों में और पर्वत के शिखरों पर बर्फ के रूप में भी जल जो है वह मौजूद है। तो ये सब क्या है? जल के स्रोत हैं। जल के यदि हम प्रमुख स्रोत के बारे में चर्चा करें तो जल का सबसे प्रमुख स्रोत हम मान सकते हैं कि वह है वर्षा जल। वर्षा जल जो है वह जल का हमारे लिए सबसे प्रमुख स्रोत है। हमारे देश में कृषि के लिए अभी भी हम लोग सिंचाई हेतु वर्षा के जल पर ही निर्भर करते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधनों को बहुत मात्रा में जलाया जाता है और जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है वह वर्षा जल के साथ मिल जाते हैं, उसमें धूलकण भी रहते हैं और यह मिलकर क्या करते हैं? अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। क्या क्या मिल जाते हैं? धूलकण होते हैं प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और इसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। तो ये धूलकण, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ये सब मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। अम्ल वर्षा का और जो ऐसा कहां होता है? अक्सर औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसा होता है और इसका वजह क्या होता है? वायुमंडलीय प्रदूषण। तो औद्योगिक क्षेत्रों में जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और धूलकण वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं और वापस पृथ्वी पर आते हैं। इस तरह के वर्षा को हम अम्ल वर्षा कहते हैं। यह अम्ल वर्षा जो होता है यह काफी नुकसानदायक होता है। किस तरह से? यह फसलों को बर्बाद कर देता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है, मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ाता है, हमारे जो जलाशय है, जलाशय के जल को यह प्रदूषित कर देता है और जलाशय में रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनके अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा संगमरमर से जो बने हुए मकान होते हैं उनका भी क्षय होता है अम्ल वर्षा के कारण। और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है कि जो हमारा ताजमहल है, जो सफेद संगमरमर का बना हुआ है, वह भी पीलापन, उसका रंग जो है होते जा रहा है, वह पीले रंग का होते जा रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा। तो यहां पर हम यह जान लें कि हमारे लिए जल का एक प्रमुख स्रोत है वर्षा जल। इसके अलावा दूसरे स्रोत के बारे में हम बात करें तो वह है सतही जल। यह सतही जल क्या होता है? यह सतही जल क्या है? तो यह जो वर्षा का जल है जब यह पृथ्वी पर आता है तो यह पृथ्वी की सतह से होकर बहता हुआ यह नदी में, पृथ्वी की सतह से होकर बहता हुआ नदी में, झील में, तालाब में जाकर यह इकट्ठा हो जाता है। तो नदी में, झील में, तालाब में जो जल उपस्थित होता है, नदी, झील, तालाब में जो जल पाया जाता है उस जल का स्रोत क्या है? यही सतही जल जो वर्षा जल के कारण आता है। तीसरा स्रोत है भूमिगत जल। तीसरा स्रोत है भूमिगत जल। क्या होता है? बारिश का जल जो है इसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वह सतही जल के रूप में नदी, झील, तालाब, नाले इत्यादि में जाकर इकट्ठा हो जाता है
और कुछ भाग जो होता है वह मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से वह रिसता है। जब यह जल जो है सतही जल के रूप में जब यह बहते हुए नदी तालाब झील में जाता है तो इसकी कुछ मात्रा जो है वह मिट्टी में मौजूद छिद्र से होकर रिसता है और रिस कर क्या होता है, यह मिट्टी के अंदर चले जाता है। मिट्टी के अंदर यह चट्टान के ऊपर जाकर जमा हो जाता है। यदि हम कल्पना कर ले, मान लें कि यह हमारा मिट्टी है, यह मिट्टी है, तो मिट्टी का निर्माण किस चीज से होता है? मिट्टी का निर्माण चट्टान के टूटने से होता है। तो मिट्टी के अंदर जो है वह चट्टान भी होता है। बारिश, अब इस मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब बारिश का जल मिट्टी की सतह से होकर बहता है तो कुछ जल जो है इन छिद्रों से होकर वह रिसता है और रिस कर वह कहा जाता है मिट्टी के अंदर जाता है। फिर मिट्टी के अंदर चट्टान की दरारों से होकर होता हुआ क्या करता है, यह चट्टान के ऊपर आकर एकत्रित हो जाता है। यह जल जो है वह चट्टान के ऊपर आकर एकत्रित हो जाता है। अब चट्टान के ऊपर जो आकर एकत्रित हो गया, यह चट्टान के ऊपर, इसको हम मान लेते हैं कि यह चट्टान है, यह चट्टान के ऊपर यह जल आकर एकत्रित हो गया। अब इस प्रक्रिया को, जल के रिसने की जो यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतःस्यंदन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। अंतःस्यंदन या इनफिल्ट्रेशन कहते हैं जल के रिसने की प्रक्रिया को। और यह जल जो है रिसकर चट्टान के ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसे हम भूमिगत जल कहते हैं। यह जल जो इकट्ठा हो गया इसे हम भूमिगत जल कहते हैं। और यह जो ऊपरी सतह है, भूमिगत जल का जो ऊपरी सतह है, इसे हम कहते हैं भौम जल स्तर। इसे हम क्या कहते हैं? भौम जल स्तर, जो यह अलग अलग जगहों पर इसकी ऊंचाई अलग अलग होती है। तो ये तीन जो है ये जल के मुख्य स्रोत हैं, वर्षा जल, सतही जल और भूमिगत जल। अब हम बात करते हैं भौम जल स्तर में कमी के कारण। तो प्यारे बच्चों, हम अक्सर क्या देखते हैं कि वो चापाकल जिसमें कुछ वर्ष पहले पानी आता था, आज वह चापाकल बंद है। हमारे विद्यालयों में भी ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, या हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो भौम जल स्तर है वह दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। भौम जल स्तर क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। तो इस भौम जल स्तर के दिन प्रतिदिन नीचे जाने का क्या कारण है? भौम जल स्तर के नीचे जाने के कारण या भौम जल स्तर में कमी के कारण, भौम जल स्तर में कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें सबसे प्रमुख कारण की यदि हम बात करेंगे तो वह है जनसंख्या में वृद्धि। सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि। हम जानते हैं कि मानव की जो जनसंख्या है वह दिन प्रतिदिन बेतहाशा बढ़ रही है, और जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि भौम जल स्तर जो है उस पर दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे जल की खपत भी बढ़ रही है और जल की मांग भी बढ़ रही है, और यह जो है भौम जल स्तर में कमी का एक प्रमुख कारण है। दूसरे कारण की बात करें तो वह है कृषिगत उपयोग। कृषिगत उपयोग में क्या होता है कि जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। यह भोजन कहां से आएगा? तो यह भोजन कृषि से आएगा, खेती से आएगा। और खेती के लिए सिंचाई चाहिए। इस सिंचाई का जल जो है वह यहीं से आता है। पृथ्वी पर जो स्वच्छ जल मौजूद है उसका 70% भाग, स्वच्छ जल का 70% भाग जो है वह सिंचाई पर खर्च हो जाता है। तो कृषिगत उपयोग के कारण भी भौम जल स्तर जो है वह नीचे गिर रहा है। तीसरे कारण की हम बात करें तो तीसरा कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि भौम जल स्तर जो है वह नीचे जा रहा है, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए हमें जल की आवश्यकता भी होती है। चौथे कारण को हम देखें तो वह है वर्षा जल का असमान वितरण। वर्षा जल का असमान वितरण। सबसे पहले तो हम यह जान लें, यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में जो बारिश होती है
वह उसमें से 80% बारिश जो होती है वह जून से लेकर सितंबर के महीने के बीच होती है, जिसे हम मानसून का मौसम कहते हैं। तो इन 4 महीनों में ही 80% बारिश हो जाती है। बाकी के जो 8 महीने हैं उसमें मात्र 20% बारिश होती है। 4 महीने में 80% और बाकी के 8 महीने में 20%। तो यहाँ सालों भर की यदि हम बात करें, वर्ष भर की बात करें, तो वहां भी वर्षा एक जैसा नहीं है। कभी ज्यादा वर्षा है, कभी कम बारिश है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर बारिश कम होती है। यदि हम झारखंड की ही बात कर लें तो झारखंड के कुछ जिले ऐसे हैं, झारखंड के ऐसे औसत वार्षिक जो वर्षा का दर है वह है 140 सेंटीमीटर। लेकिन झारखंड के कुछ जिले ऐसे हैं जहां 140 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां बहुत कम बारिश होती है। तो इस तरह से वर्षा जल का जो है असमान वितरण है, जो भौम जल स्तर में कमी का एक कारण है। 5वां हम कर सकते हैं वनों की कटाई। वनों की कटाई, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हम उद्योगीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कृषि के लिए अधिक से अधिक भूमि चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। वन को काटकर हम खेती के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, हम उद्योग स्थापित कर रहे हैं, हम सड़क बना रहे हैं, हम भवन बना रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, वनों के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ रहा है और साथ ही साथ मिट्टी में जो जल का रिसाव है वह कम हो रहा है, जिसके कारण भौम जल स्तर जो है वह नीचे जा रहा है। और एक कारण और हम इसमें जोड़ सकते हैं, वह है जल की बर्बादी। वह क्या है, जल की बर्बादी। जैसे जैसे हमारी सुविधा बढ़ी है वैसे वैसे हम जल की बर्बादी भी हमारे द्वारा अधिक किया जा रहा है। पहले जब हम चापाकलों से जल को लेते थे उसमें क्या होता था कि जितनी जल की हमें आवश्यकता होती थी हम उतना जल लेते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पाइप के द्वारा पानी आता है, नल के द्वारा हम पानी का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम स्नान करना हो हमें, या हमें ब्रश करना हो, या हमें दाढ़ी बनाना हो, या और कोई भी कार्य करना हो, हम आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां हमें किसी तरह की कोई अत्यधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण भौम जल स्तर में कमी हो रहा है या भौम जल स्तर में अपक्षय हो रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं जल प्रबंधन में। तो भौम जल स्तर में जो कमी आ रही है, इस कमी का हम निपटारा कैसे कर सकते हैं? तो इस कमी के निपटारा का उपाय है कि जल का हम उचित प्रबंधन करें। प्यारे बच्चों, हम शहरों में क्या देखते हैं, जहां पाइप के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है, वहां कई जगह पर क्या होता है कि वह पाइप जो है किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है और वहां से जल का रिसाव होना शुरू हो जाता है। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम जल की बर्बादी को रोकें। यह हमारे लिए अनमोल है और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इसके लिए अधिकृत कार्यालय है वहां जाकर हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। इतने काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम व्यक्तिगत स्तर पर जो जल की बर्बादी करते हैं, चाहे वो स्नान करने के क्रम में हो, चाहे वो ब्रश करने के क्रम में हो, चाहे वो दाढ़ी बनाने के क्रम में हो, चाहे वो गाड़ियों की सफाई के क्रम में हो, तो जल की बर्बादी को हम रोकें। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो वर्षा जल का पानी होता है, हमने अभी बात की कि वर्ष में 4 महीने हमें पर्याप्त बारिश का जल प्राप्त होता है, बाकी के 8 महीने नहीं। तो हमें क्या करना है, इन 4 महीनों में जो वर्षा का जल बहकर बर्बाद हो जाता है, उस वर्षा के जल का हमें संचय करना है, उस वर्षा के जल को हमें रोकना है, ताकि वह जल रिसकर मिट्टी के अंदर जा सके और भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, वर्षा जल का संग्रहण, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो यह काम हम कर सकते हैं। हम आए दिन समाचार पत्रों में जल की कमी के बारे में हम पढ़ते हैं। सरकार के द्वारा पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा हर एक गांव में डोभा का निर्माण किया जा रहा है। सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव में डोभा का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वर्षा के जल का संचय किया जा सके। इसके अलावा जो पुरानी नदी तालाब हैं, उनमें से गंदगियों को, गादों को हटाया जा रहा है। नदी या तालाब की ओर खुदाई की जा रही है। और पुराने जमाने से ही हमारे यहाँ बावड़ी बनाने की प्रथा है। यह बावड़ी जो है, यह जल का संचय करता है और जल की पुनः पूर्ति करता है। तो ये सब कार्य हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे किसान हैं, वो भी जल की बर्बादी को रोक सकते हैं और जल की बर्बादी को रोकने के लिए वो ड्रिप इरिगेशन,
ड्रिप इरिगेशन, जिसे हम बूंद सिंचाई व्यवस्था भी कहते हैं, बूंद सिंचाई व्यवस्था भी कहते हैं, इसे वह अपना सकते हैं। बूंद सिंचाई व्यवस्था या ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि पतले पाइप के द्वारा, कम व्यास के पाइप के द्वारा सीधे जल को जो है वह पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, ताकि कम से कम पानी की बर्बादी हो सके, पानी की बर्बादी को रोका जा सके। तो ये सब यही प्रबंधन है, जल का प्रबंधन है, जिसके कारण हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। अब अंतिम बिंदु पर हम बात करते हैं पौधों पर जल की कमी का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों को आवश्यक खनिज लवण भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो इस जल को वह मिट्टी से अवशोषित करते हैं। हमने देखा है कि गमले में लगा हुआ यदि कोई पौधा है, इसमें 2 या 3 दिन हम लोग पानी नहीं दें तो क्या होगा, वह पौधा सूख जाएगा। तो इस तरह से यदि पौधों को पानी नहीं मिले तो पौधे सूख जाएंगे, पौधे मर जाएंगे, और इससे पृथ्वी पर हरियाली समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर हरियाली समाप्त होने से, यानी पौधे समाप्त होने से, हम भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, चाहे हम हो या शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव हो, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। और जब पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो सभी जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी, और बारिश की भी कमी हो जाएगी। तो इन सब तरीकों को अपनाकर हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं और जल की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।